बंगाल में चल रहे एवेंजर्स एंड गेम के बाद फाइनली एग्जिट पोल्स आ चुके हैं एंड इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग फॉर बीजेपी। According to PMark, is absolutely sweeping Bengal, and that explains what's been going on. 100 से 160 और टीएमसी को 130 से 140 सीट मिलने का अनुमान। How happy Shubhendu, he's been calling non-stop, but look at how happy he is. 178 to 208 for the BJP. एग्जिट पोल में बंगाल में खिल सकता है कमल। पोल्स के बाद हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या बंगाल ने अपना मूड चेंज कर लिया? बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी उड़ीसा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। लेकिन जो तुम देख रहे हो ये बस लास्ट मूव है। चेस में जब चेकमेट होता है तो लोग हमेशा सिर्फ लास्ट मूव देखते हैं। क्वीन यहाँ थी, किंग वहां फंस गया, प्यादों ने ये चाल चली और गेम खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पर असली गेम लास्ट मूव में नहीं होता, असली गेम होता है उसके पहले के 20 मूव में, जो काफी कम लोग देखते हैं। ये जो तुम बंगाल में मूवमेंट देख रहे हो ये कोई सडन शिफ्ट नहीं है, ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है। दिस इज प्रॉपर इलेक्शन इंजीनियरिंग। तो सवाल ये है कि बीजेपी यहाँ तक कैसे पहुंची? कैसे एक पार्टी जो बंगाल में ऑलमोस्ट इनविजिबल थी आज सत्ता के दरवाजे पर है? कैसे एक स्टेट जहाँ पर पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि कल्चर का पार्ट है, वहाँ पर एक आउटसाइडर पार्टी सत्ता में आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इनएविटेबल था या केयरफुली डिजाइन किया गया था? अगर तुम्हें यह समझना है कि बंगाल में पॉलिटिकल गेम इतना हॉट क्यों है, तो पहले यह समझना पड़ेगा कि बंगाल एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। ये सिर्फ एक इलेक्टोरल मैप का हिस्सा नहीं, ये इमोशन है, आइडेंटिटी है, एक हिस्टोरिकल मेमोरी है जो हर इलेक्शन में सरफेस पे आ जाती है। सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं। बंगाल की बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री है वो एक इमोशनल फॉल्ट लाइन है। 1947 का पार्टीशन, फिर 1971 का रेफ्यूजी क्राइसिस और उसके बाद डिकेड्स तक माइग्रेशन का इशू, ये सब बंगाल के कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है। स्पेशली मटुआ कम्युनिटी जैसे ग्रुप्स के लिए ये पर्सनल हिस्ट्री है। डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिटी, सिटीजनशिप्स, ये उनके लिए कोई एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट नहीं। और फिर जब रिसेंट ईयर्स में बांग्लादेश से हिंदू माइनॉरिटी परसिक्यूशन की खबर आती है तो वो एक एग्जिस्टिंग फियर को वैलिडेट करती है। सडनली बीजेपी का जो हिंदू इनसिक्योरिटी का नैरेटिव है वो थियोरेटिकल नहीं लगता, वो अचानक से रियल लगने लगता है। यही वो जगह है जहाँ आइडियोलॉजी और लिव्ड एक्सपीरियंस एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं। और ये समझने के लिए हमें बंगाल का कल्चर समझना जरूरी है। बंगाल वो जगह है जहाँ से इंडियन रेनेसां निकला। रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, ये एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का सिंबल है। और इसी वजह से बीजेपी की बंगाल में एंट्री काफी मुश्किल थी। बीजेपी को बंगाल में सिर्फ वोट नहीं जीतने थे, उन्हें एक परसेप्शन तोड़ना था। एक डीपली रूटेड परसेप्शन कि बीजेपी एक हिंदी हार्टलैंड पार्टी है, कल्चरली क्रूड है और बंगाल की रिफाइंड पॉलिटिकल कल्चर के साथ अलाइन नहीं करती। लेकिन इस स्टोरी का एक हिडन लेयर है जो हमेशा इग्नोर हो जाता है। बीजेपी ने बंगाल में वैक्यूम क्रिएट नहीं किया, बीजेपी ऑलरेडी क्रिएटेड वैक्यूम में एंटर हुई। इसका ओरिजिन है 2011 में, जब ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने लेफ्ट फ्रंट रूल को खत्म किया। लेफ्ट रूल का बंगाल में केडर नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग था, बूथ ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी, पार्टी डिसिप्लिन, सब कुछ। जब लेफ्ट कोलैप्स हुआ वो सिर्फ एक गवर्नमेंट का एंड नहीं था, वो एक एंटायर पॉलिटिकल इकोसिस्टम का ब्रेकडाउन था। करोड़ों वोटर्स सडनली पॉलिटिकली होमलेस हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। एक स्ट्रक्चर पूरी तरीके से टूट गया था और उसकी जगह पे दूसरा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था। पर पॉलिटिक्स में एक रूल होता है, वैक्यूम कभी परमानेंट नहीं रहता। और इसी वैक्यूम में सीपीएम वाले वाम से राम की तरफ मुड़ गए। तो यहाँ एक साइलेंट स्टेज सेट हो चुका था। एक तरफ टीएमसी थी जो एंटी लेफ्ट नैरेटिव से सत्ता में आई थी, दूसरी तरफ लेफ्ट का एक ब्रोकन ऑर्गेनाइजेशन बेस था और तीसरी तरफ थी बीजेपी जो उस वक्त बंगाल में इनसिग्निफिकेंट थी पर उनके पास पेशेंस था। मैं बोलूंगा चुपचाप, आप बोलेंगे कमल छाप। बीजेपी ने बंगाल में अपॉर्चुनिटी को इनहेरिट किया, पर बंगाल जीतना इतना आसान नहीं था। ममता बनर्जी को डिफीट करना मतलब ऐसे रीजनल लीडर को डिफीट करना जो नेशनल पॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग एंटी बीजेपी सिंबल है। आगे नरेंद्र मोदी के पदत्याग करते बोलून, नरेंद्र मोदी पदत्याग चाই। बंगाल की एक खास बात यह है कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिना चैलेंज किए एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ हर पार्टी को प्रूव करना पड़ता है एंड दैट इज व्हाई बंगाल वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर बीजेपी। अगर तुम सिर्फ हेडलाइंस देखोगे तो 2016, 2021 और 2026 तीन अलग अलग इलेक्शंस लगते हैं, लेकिन अगर तुम पैटर्न देखोगे तो ये तीन फेजेस नहीं, ये एक कंटिन्यूअस ऑपरेशन है। 2016 से शुरू करते हैं। 2016 में बीजेपी बंगाल में ऑलमोस्ट इनविजिबल थी।
वोट शेयर लो था, सीट्स नेग्लिजिबल थी और पॉलिटिकल रेलेवेंस ऑलमोस्ट जीरो था। लेकिन यहाँ एक सटल चीज हुई जो हेडलाइंस में नहीं आई। बीजेपी वोट्स के लिए नहीं, बीजेपी प्रेजेंस के लिए लड़ रही थी। ग्राउंड पे आरएसएस और अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस क्वाइटली काम कर रहे थे। शाखा, लोकल नेटवर्क, कल्चरल पार्टिसिपेशन, स्पेशली दुर्गा पूजा जैसे इवेंट्स में एंट्री हो चुकी थी। ये सब स्लो आइडेंटिटी वर्क था, ऐसा काम जो इलेक्शन रिजल्ट में तुरंत नहीं दिखता पर लॉन्ग टर्म में काफी इम्पैक्ट करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि बीजेपी ने बंगाल में अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं की, वो ओवरटली बंगाली होने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक स्पेसिफिक इमोशन टारगेट किया, बंगाली हिंदू एंग्जाइटी, एक ऐसा वोटर सेगमेंट जो लेफ्ट और टीएमसी के बीच पॉलिटिकली होमलेस फील कर रहा था। और यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी था। बंगाल का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत कोर्सिव है, ओपनली बीजेपी को सपोर्ट करना सोशल रिस्क हो सकता था, इसलिए पोल्स भी बीजेपी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। 2016 में बीजेपी के पास बस एक काम था, एग्जिस्ट करना, बूथ बनाना, लोगों को यह विश्वास देना कि हम भी एक ऑप्शन है। फिर आया 2019 और यहाँ पर गेम चेंज हो गया। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का एक्सप्लोजन होता है। सडनली बीजेपी बंगाल में एक मेन ऑपोजिशन बन जाती है। ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये 5 साल के ग्राउंड वर्क का नतीजा था जो एक इलेक्शन वेव के साथ कोइंसाइड हो गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एग्रेसिव कैंपेनिंग, बालाकोट स्ट्राइक के बाद नेशनल सेंटिमेंट और बंगाल में ऑलरेडी बिल्ड हो चुका बूथ स्ट्रक्चर सब एक साथ कन्वर्ज कर रहे थे। और फिर आया पोस्ट इलेक्शन फेज, पॉलिटिकल वायलेंस, क्लैशेस और बीजेपी का विक्टिमहुड नैरेटिव। बंगाल में बीजेपी वर्कर्स को मारा जा रहा है, ये नैरेटिव आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा था। उस इलेक्शन के बाद बीजेपी बंगाल में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक कॉज बन गई थी। 2019 के बाद एक चीज क्लियर हो चुकी थी, बीजेपी यहाँ ऑपोजिशन में बैठने के लिए नहीं आई है, बीजेपी टीएमसी को रिप्लेस करने आई है। और फिर आया 2021 का चुनाव। यहाँ सबको लग रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी, मोमेंटम था, नैरेटिव था, सेंट्रल पुश था, लेकिन रिजल्ट आया और ममता बनर्जी ने इलेक्शन जीत लिया। सरफेस लेवल पे ये बीजेपी की डिफीट थी, लेकिन स्ट्रक्चर लेवल पे बीजेपी वाज अनाउंसिंग दैट इट हैज अराइव्ड। 3 सीट से 77 सीट्स तक जंप, वोट शेयर में मैसिव इंक्रीज। ये डिफीट नहीं होती, ये डिक्लेरेशन होता है। इस इलेक्शन में ममता दीदी ने बेसिकली बंगाली प्राइड को मोबिलाइज किया। आउटसाइडर वर्सेस बांग्ला फ्रेमिंग को एग्रेसिवली पुश किया गया। मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ और हिंदू वोट का सिग्निफिकेंट पोर्शन ममता ने रिटेन किया। उनका ग्राउंड लेवल कनेक्ट और वेलफेयर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रहा। लेकिन इस इलेक्शन से बीजेपी को भी एक सीख मिली, लोकल लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट एंड कल्चरल एडेप्टेशन इज नेसेसिटी। 2021 की डिफीट बीजेपी के लिए एक बेसिकली रीसेट बटन था, एक ऐसा मोमेंट जहां पर बीजेपी ने रियलाइज किया कि बंगाल जीतने के लिए सिर्फ मोमेंटम की नहीं, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की जरूरत है। 2016 से 21 तक बीजेपी ने एक इकोसिस्टम बिल्ड किया था और 2021 के बाद बीजेपी को रियलाइज हुआ कि ये इकोसिस्टम को पुश करने की जरूरत है। पिछले 5 सालों में जो हुआ वो टीवी पे कभी प्रॉपर्ली दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि ना बड़े स्पीचेस दिए गए ना स्लोगन्स लगे। दिस वाज बेसिकली द फेज वेयर पार्टी प्रिपेयर्स फॉर द वॉर। सबसे पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी को समझा। नाउ ममता वाज नॉट जस्ट अ लीडर, वो बंगाल की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम थी। उन्होंने इलेक्शन जीतने के साथ एक सोशल कोएलिशन बिल्ड किया, स्पेशली मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन और एक सेक्शन ऑफ हिंदू वोटर्स का कंटिन्यूड सपोर्ट, वेलफेयर स्कीम्स, ग्रास रूट सपोर्ट, इन सब ने मिलकर उन्हें स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन हर सिस्टम का एक लिमिटेशन होता है। जब आप अपने कोर वोटर बेस को कंसोलिडेट करते हो तो नेचुरली दूसरी साइड और पुश हो जाती है। ममता दीदी का मॉडल जितना कोर वोट बेस कंसोलिडेट कर रहा था, उतना ही वो बीजेपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग काउंटर बेस क्रिएट कर रहा था। नाउ दिस इज बेसिकली अ पॉलिटिकल ट्रैप। आप जितना अपनी साइड को सॉलिडिफाई करते हो, उतना ही ऑपोजिशन को क्लियर आइडेंटिटी मिलती है और इसके साथ ही इनकम्बेंसी का भी वेट था। 15 साल से ज्यादा पावर में रहने के बाद टीएमसी के अराउंड एक परसेप्शन बिल्ड होता है, सिंडिकेट राज, करप्शन एलिगेशंस, लोकल लेवल रिजेंटमेंट। हर वोटर डायरेक्टली अपोज नहीं करता, पर रिसेंटमेंट क्वाइटली एक्यूमुलेट होती है और पॉलिटिक्स में रिसेंटमेंट कभी वेस्ट नहीं जाती, कोई ना कोई उसे जरूर चैनलाइज करता है। और यहीं पे बीजेपी का असली गेम स्टार्ट हुआ। बीजेपी ने ग्राउंड पे बूथ बाय बूथ काम स्टार्ट कर दिया। नॉर्थ बंगाल पे स्पेशल फोकस हुआ, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में बांग्लादेश नैरेटिव, इन्फिल्ट्रेशन फियर, आइडेंटिटी इनसिक्योरिटी। जंगल महल रीजन में जहां पहले माओइस्ट इन्फ्लुएंस था, वहां पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल किया गया। यह सब एक कोऑर्डिनेटेड एक्सपेंशन तो था ही, पर इसको और मदद हुई डिफेक्शन से। जब टीएमसी के लीडर्स बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वो सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़ाते, वो परसेप्शन चेंज करते हैं।
फेंस सिटर्स को सिग्नल मिलता है शायद पावर शिफ्ट हो रही है। एक डिफेक्शन से दूसरा ट्रिगर होता गया और बीजेपी बंगाल में ग्रो होने लगी। इसके साथ ही कल्चरल स्पेस भी एक बैटलफील्ड बन चुका था। दुर्गा पूजा, राम मंदिर, जय श्री राम के नारे ये धीरे धीरे आइडेंटिटी मार्कर्स बन गए। बीजेपी डेलिबरेटली इन स्पेसेस में एंटर कर रही थी जहां पर पहले उनका प्रेजेंस नेग्लिजिबल था और ऐसे ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बीजेपी का आउटसाइडर टैग वीक होने लगा। पर इसके साथ ही एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर आया जिसे कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था। बांग्लादेश में 2024 के आसपास जो इंस्टेबिलिटी और माइनॉरिटी परसिक्यूशन की रिपोर्ट्स आई वो बंगाल के लिए एब्स्ट्रैक्ट नहीं थी, वो एग्जिस्टिंग फियर का एक रियल टाइम वैलिडेशन बन गया और इसके साथ ही बीजेपी का नैरेटिव सडनली ज्यादा बिलीवेबल लगने लगा। लेकिन सबसे पावरफुल चीज ये नहीं थी, पावरफुल चीज थी साइकोलॉजी। पहले लोग चुप होते हैं, फिर वोट देते हैं, फिर ओपनली बात करना स्टार्ट करते हैं और एक पॉइंट पे सोशल कॉस्ट खत्म हो जाता है। जब लोग ओपनली कहते हैं कि बीजेपी जीत सकती है तब पार्टी ऑलरेडी आधी जीत चुकी होती है। আজ বেঙ্গলে ভোট দিয়ে যখন লোকে বেরোচ্ছে জানো কি বলছে? বলো বলো জয় শ্রীরাম। कौन अच्छा लगता है, मोदी या ममता जी? मोदी मन खोल के कम से कम कह सके जय श्री राम, बहुत हो गया, मर रहे हमें शहर में। मोमेंटम हमेशा सडन होता है और यही सबसे डेंजरस फेज होता है इनकम्बेंट के लिए, क्योंकि इस पॉइंट पे वोटर्स ही नहीं बदलते, लीडर्स बदलते हैं, डोनर्स बदलते हैं, मीडिया टोन चेंज होता है, नैरेटिव शिफ्ट होता है और ये सब एक फीडबैक लूप क्रिएट करता है। इस पूरे प्रोसेस को अगर जूम आउट करके देखे तो समझेगा कि त्रिपुरा में सेम स्टोरी थी, आसाम में सेम स्टोरी थी, यूपी में भी सेम स्टोरी थी। स्टार्ट स्मॉल, कैडर बिल्ड करो, लोकसभा को एंट्री पॉइंट बनाओ और फिर धीरे धीरे स्टेट में एंटर करो। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बंगाल इसका हार्डेस्ट वर्जन था, इसलिए यहाँ पर गेम थोड़ा स्लो चला, लेकिन गेम जितना स्लो होता है इम्पैक्ट उतना ही बड़ा। 2021 से 26 के बीच बीजेपी का इकोसिस्टम विजिबल होने लगा। अब वापस वहीं पर चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। पिछले 2 दिन में एग्जिट पोल्स आने के बाद सारे एंकर्स डिबेट कर रहे हैं, हर कोई कंक्लूजन निकालने की जल्दी में है। पर एक्चुअल सवाल ये है कि क्या बंगाल चेंज के लिए रेडी है? क्या लोग ओपनली एक्सेप्ट करने लगे हैं कि बीजेपी एक वायबल ऑप्शन है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या बीजेपी का डिकेड लॉन्ग प्रेजेंस अब नॉर्मलाइज हो चुका है? इनका जवाब आसान नहीं है और बंगाल कभी आसान जवाब देता भी नहीं। ये वही स्टेट है जो सरप्राइजेस पे चलती है, जो लास्ट मोमेंट तक अनप्रेडिक्टेबल होती है। इसलिए 2024 के इलेक्शन को भी एक हिंट की तरह देखना चाहिए, वर्डिक्ट की तरह नहीं। हमें ये देखना चाहिए कि पिछले इलेक्शन में बीजेपी जहां जीती भी नहीं, क्या वहां पर उनका कोर वोट बेस कोलैप्स हुआ या इंटैक्ट रहा? क्योंकि पॉलिटिक्स में जो पार्टी कोलैप्स नहीं करती वो ग्रो करती है। लेफ्ट ने बंगाल को 34 साल तक होल्ड किया इकोसिस्टम बिल्ड करके, टीएमसी ने बंगाल को होल्ड किया एंटी लेफ्ट वेव को कन्वर्ट करके, बीजेपी बंगाल को होल्ड करने की कोशिश कर रही है एंटी टीएमसी सेंटिमेंट और अपना इकोसिस्टम दोनों बिल्ड करके। यह सबसे कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल ऑपरेशन है जो इस स्टेट ने देखा है और शायद इसीलिए ये सबसे इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अगर वोटर्स बिलीव करने लगते हैं कि बीजेपी जीत सकती है तो वो क्वाइटली एक पॉलिटिकल फोर्स बन जाता है और पॉलिटिक्स में परसेप्शन ही रियलिटी होती है, बाकी सब उसके बाद आता है। तो ये था आज का वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।